नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में बात करेंगे अलग अलग राजधानियों की 5 तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। मुंबई, रायपुर, चंडीगढ़, भोपाल और देहरादून। मुंबई में एकनाथ खड़से जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके एनसीपी, आज एनसीपी का जो है दामन थामेंगे। और रायपुर में तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय किसान कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली पंजाब की तरह निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। उसके बारे में जानकारी दी गई है कि कैबिनेट मंत्री की तरफ से। और चंडीगढ़ की बात करेंगे, यहां पर भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हैवानियत देखने को मिली, दरिंदगी देखने को मिली, पंजाब में भी होशियारपुर में ऐसा ही कुछ वहां पर देखने को मिला। इस पर भी चर्चा करेंगे, जिस पर विपक्ष ने सीएम कैप्टन का इस्तीफा भी मांग लिया है। और भोपाल, लगातार जिस तरीके से हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा ले रही है, मतदाताओं की राय को जान रही है और उम्मीदवारों का पक्ष भी जानने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 5वीं जो तस्वीर है वो देहरादून यानी कि उत्तराखंड की तस्वीर है। वहां पर अवैध खनन का जो काम है वो जारी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार क्यों वहां पर जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। विरोधियों को भी बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। कई महीनों से नाराज चल रहे एकनाथ खड़से ने बीजेपी का साथ छोड़ करके एनसीपी का दामन थामने का फैसला किया है और औपचारिक रूप से आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कई दिग्गज नेताओं के सामने वो एनसीपी में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 40 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मुझ पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा। और वहीं देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, यही वजह है कि मैं ये कदम उठा रहा हूं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खड़से मुझे विलन बनाना चाहते हैं, उनका बीजेपी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई शिकायत थी तो उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास जाना चाहिए था, वो आधा सच बता रहे हैं। इस मामले में अब सीएम ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को सोचना चाहिए कि वो सफलता के चरम पर है, तब उसकी नींव के पत्थर क्यों खिसक रहे हैं। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? कितने बजे आज ये कार्यक्रम होगा? कब एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल हो जाएंगे? हितेन जी, देखिए, दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है और एकनाथ खड़से अपनी धर्म पत्नी और बेटी के साथ महाराष्ट्र के जलगांव से मुंबई पहुंच चुके हैं। दोपहर 2 बजे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल और ऐसे जो तमाम बड़े नेता हैं, इनके समक्ष जो है वो एनसीपी में विलय करेंगे। और ये जो है बीजेपी के एक बड़ा का महाराष्ट्र में माना जा रहा है, क्योंकि 40 साल से जलगांव की बात करें तो बीजेपी के लिए एक जमीनी स्तर पर उन्होंने जमीन तैयार किया था और वहां से एक अच्छी जीत बीजेपी को, चाहे वो नगर परिषद की बात हो चाहे विधायक की बात हो, ऐसे समय वहाँ एक जीत मिलती है। और पिछले 6-7 महीने से जिस तरीके से अटकनें लगाई जा रही थी और लगातार जो कि तीखे हमले देखने के और सुनने के लिए मिलते थे, और उस पर जो है अब आखिरी फैसला जो है खड़से ने लिया है। अपने पद और सदस्यता से उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और उसके बाद मुंबई पहुंचे हैं, जहां आज दोपहर 2 बजे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के समक्ष वो एनसीपी में शामिल होंगे। जी हितेंद्र। इसके अलावा क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि एकनाथ खड़से ने एनसीपी को ही क्यों चुना? देखिए, अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि आज जब वो एनसीपी में शामिल होंगे और मीडिया से जब रूबरू होंगे तो उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या ये पहले से बातचीत चल रही थी, पहले से तैयारी थी, सारी चीजें सोची समझी हुई थी। क्योंकि अगर एक दिन पहले कोई नेता किसी पार्टी से इस्तीफा देता है और फिर दूसरे दिन ही दूसरे पार्टी को ज्वाइन है, तो कहीं न कहीं ये पूरी पुरानी तैयारी होती है। लेकिन खड़से ने जिस तरीके से अपने पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि बदले की भावना से उन्होंने हमें बर्बाद करने की कोशिश की है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा हेर-फेर देखने के लिए मिला है, इस पर जो नेता हैं वो इस समय को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे
तो चाहे शिवसेना, मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने यहाँ तक कर डाला कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी थी, उनको अलर्ट करना, उनको बताना फर्ज है कि आप जब इतने अच्छे स्थिति में हैं तब आपके मकान जो है ईंट क्यों खिसक रहे हैं। तो ऐसे आरोप बिल्कुल, कहीं न कहीं मुरारी, जिस तरीके से विपक्ष को एक और ये मौका मिला है एकनाथ खड़से के रूप में और विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके से वार किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नींव के पत्थर बीजेपी के ऐसे समय में खिसक रहे हैं जब बीजेपी अपने सफलता के चरम पर है। जी जितेंद्र, यही वजह है कि ने अपनी सफाई रखी कि अगर एकनाथ खड़से को कोई तकलीफ थी, मुझसे कोई शिकायत थी, अगर मैंने कुछ गलत किया था तो पार्टी के बड़े नेताओं से जो है मिलना चाहिए था। और यही वजह है कि ताबड़तोड़ इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है और इन स्थितियों में जब उनके नींव के ईंट निकल रहे हैं तो आगे के भविष्य कैसे होंगे, उन्हें सतर्क होना चाहिए। तो कहीं न कहीं राजनीति जिस तरीके से यहाँ करवट ली है, ऐसे पर रोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है और बीजेपी को एकनाथ खड़से के जाने का एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में माना जा रहा है। केंद्र आपको बता दें कि एकनाथ खड़से महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो आखिरी बॉर्डर पर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। लगभग वहाँ जो है 15 से 16 पार्षद होते हैं, 3 से 4 इलाकों के विधायक होते हैं। इन सब का होता है और ये सब की जो कड़ियां होती थी वो बीजेपी से बाकायदा जुड़ी थी और उसके मुख्य कर्णधार थे वो एकनाथ खड़से थे। अब उनका पार्टी छोड़ करके जो है कि एनसीपी में आना कहीं न कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जलगांव की जनता उनके साथ थी और उनके साथ रहेगी। देखना होगा कि खड़से की ये जो पलटवारी हुई है, इससे बीजेपी को जलगांव से कितना नुकसान होता है और एनसीपी के खेमे में जब एकनाथ खड़से आते हैं तो यहाँ कितना फायदा होता है। जी, यहाँ पर ये है मुरारी कि एकनाथ खड़से अकेले मुंबई गए हैं, उनके साथ उनके और कोई सहयोगी, जिस तरीके से आपने बताया कि जितने भी जनप्रतिनिधि उस इलाके में हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़ने का काम एकनाथ खड़से ने किया। लेकिन क्या अभी जिस तरीके से वो साथ में नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में इसी तरीके से कुछ होगा वहां पर कि बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं वो एनसीपी का दामन थामेंगे एकनाथ खड़से के साथ? जी, ये कहना गलत नहीं होगा हितेंद्र, क्योंकि कल जब एकनाथ खड़से जलगांव से मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तब सैकड़ों की तादाद में उनके हेलीकॉप्टर, जहां पर उनका जलगांव में लैंडिंग हुआ था, वहां पर उनके समर्थन पहुंचे थे। कुछ समर्थक बाई रोड भी मुंबई पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन एकनाथ खड़से ने अपने मुंबई सहित जलगांव के उन तमाम समर्थकों से अपील की है हाथ जोड़कर कि कोरोना काल में आप लोग एकत्रित न होवें, आप लोग एक साथ जमा न होवें। कोरोना काल में महामारी जैसे खत्म होगी, हम अपने इस उत्साह को मनाएंगे। लेकिन इस समय स्थिति महाराष्ट्र की खराब है, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता मुंबई न पहुंचे। लेकिन आज जो माहौल 2 बजे का देखा जाएगा, इसमें कई ऐसे बड़े नेता भी होंगे जो शामिल होंगे और कई ऐसे समर्थक होंगे जो महाराष्ट्र से आज मुंबई भी पहुंचेंगे। जानकारी देने के लिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से ने यह बड़ा फैसला लिया है बीजेपी को छोड़कर के अब वो एनसीपी में आज औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के किसान कानूनों का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। पंजाब के बाद अब कांग्रेस अन्य राज्यों में आंदोलन के लिए कमर कस रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत सभी दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इस रैली के बारे में राज्य कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को कार्यक्रम की रूपरेखा भी भेज दी है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को 31 अक्टूबर को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 5 नवंबर को महिला और दलित उत्पीड़न दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
परमेश्वर लहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। परमेश्वर, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से तैयारी की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से, ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को, आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके? राहुल गांधी जो है ट्रैक्टर रैली करते हुए दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ में, और हरियाणा पंजाब से तरफ से यह रैली किया जाएगा। 7 नवंबर को उसे आमंत्रित किया गया है रायपुर में, और रायपुर में उसके नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे, पीएल जूनियर भी रहेंगे और भूपेश बघेल रहेंगे। तो ये बड़ा एक रैली किया जा रहा है पूरे राज्य स्तर पे, और इसका असर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में पाएंगे। अभी सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है नए कृषि कानून बिल को लेकर, और वो 25 तारीख तक मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 तारीख तक सभी जाकर यहाँ रायपुर में जमा कर दे, और वो पूरे दस्तावेज को उस दिन सामने लाएंगे कितने छत्तीसगढ़ में सिग्नेचर कैंपेन हुआ है उसको लेकर। बात यह है कि पूरे देखा जाए कि केंद्र के विपक्ष के रूप में अभी राहुल गांधी जो है मजबूती से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं विरोध में, और बाकी नेताओं की बात करें जैसे कि जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र के जो किसान कानून केंद्रीय सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब उनका जो विरोध है वो और भी ज़्यादा तेज कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को वहां पर भी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने कर ली है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी की जा रही है। और जिस तरीके से विधानसभा का विशेष सत्र भी छत्तीसगढ़ में बुलाया गया है, उसमें भी कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने अपने नए कानून बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में पहले ट्रैक्टर रैली की गई कांग्रेस की तरफ से, और उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए, उसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ऐसी ही तैयारी है। 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुलाया गया है और उनके शामिल होने की पूरी उम्मीद है। राहुल गांधी के अलावा कई बड़े नेता सीएम भूपेश बघेल समेत इस रैली में मौजूद रहेंगे। ऐसी जानकारी रविंद्र चौबे, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जानकारी दी है। जिस तरीके से लगातार देश भर में अगर किसानों की बात की जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की तरफ से किसान कानून लागू किए गए हैं उनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, और उसी को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में आंदोलन तेज है किसानों का। और इसी को देखते हुए जैसे पंजाब सरकार ने पहले फैसला लिया, पंजाब कांग्रेस ने फैसला लिया, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, और फिर पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से एक जो कानून है वो किसान कानूनों के खिलाफ, जो केंद्र सरकार के किसान कानून है उनके खिलाफ अपने नए कानून बनाने की यहाँ पर कवायद की गई है। हालांकि अभी तक विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास भेजे जा चुके हैं, अभी तक उनको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ऐसी ही तैयारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है, 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, और इसके अलावा और भी कई ऐसे कार्यक्रम जो केंद्र सरकार को घेरने के लिए रखे गए हैं। अगर बात की जाए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस की, 31 अक्टूबर को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। परमेश्वर लहरी, जिस तरीके से तैयारी की जा रही है लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से कि वहां पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? कहां से ये ट्रैक्टर रैली जो है वो निकलेगी, और कितने दिनों का ये कार्यक्रम रहने वाला है? ये पूरे प्रदेश के लोग कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता लोग रायपुर में इकट्ठा होंगे, और रायपुर में एक बड़ा रैली का ये रैली करीब 5 किलोमीटर के आसपास से तैयारी करके निकाले जाएंगे। और ये रैली जो है पूरे ट्रैक्टर के जो रैली होंगे वो शहर के बीचों बीच होंगे, और शहर से उन लोग बीचों बीच इस रैली को निकालकर ले जाएंगे, जिसमें रैली में प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष जो है मोहन मरकाम जी रहेंगे, और
भूपेश बघेल भी रहेंगे, पीएल पुनिया भी रहेंगे राहुल गांधी के साथ। जी, इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर पूरी तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन किसानों का मूड क्या है? क्या किसान केंद्र के किसान कानूनों के खिलाफ नजर आ रहे हैं? क्या वहां भी पंजाब और हरियाणा जैसी स्थिति है किसानों के भीतर? नहीं, पूरे किसान जो है यहाँ का नए कृषि बिल कानून के खिलाफ में खड़े हुए हैं। और अगर बात किया जाए तो कल ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने से पहले उन्होंने यह कहा है कि एमएसपी की अनिवार्यता के ऊपर में उन्होंने कहा है कि अगर एक राष्ट्र एक बाजार की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो समर्थक मूल्य की जो दरें हैं वो चाहे एफसीआई के अंदर हो या एफसीआई के बाहर मार्केट की हो, वो केंद्र सरकार तय करेगी उसको। और केंद्र सरकार को धान खरीदी करनी चाहिए और वो एक एफसीआई के जरिए नहीं करनी चाहिए उनको, ताकि उसको एक समर्थन न्यूनतम मूल्य मिल जाते हैं किसानों को। ये बात कही है। जी, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? जिस तरीके से एक विशेष सत्र भी बुलाने की बात कही जा रही है, उसमें नए कानून केंद्र सरकार के खिलाफ पेश किए जाने हैं। विशेष सत्र की बात करें तो भूपेश बघेल ने कल स्पष्ट कर दिए हैं जी। विशेष सत्र में ये जो चर्चाएं होंगी, चर्चा से जो बातें स्थान के निकल के जो आएंगे वही सार होंगे। और उसमें चर्चा के लिए वो इस प्रस्ताव को रखा है 27 और 28 अक्टूबर तक। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से मनाए जाएंगे अलग अलग दिनों में किसान कानूनों के खिलाफ। और जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, उनके खिलाफ भी अलग अलग दिन जो है वो मनाने का कार्यक्रम है। जी, महिला उत्पीड़न को लेकर 31 अक्टूबर को मनाने का है। और पूरे किसान कृषि बिल को लेकर भी इनकी तैयारी की जा रही है। वो अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे मनाया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला में अलग अलग दिन पे ये प्रदर्शन होगी। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से राहुल गांधी को बुलाया गया है ट्रैक्टर रैली के लिए, निमंत्रण भेजा गया है, तो क्या राहुल गांधी की तरफ से मंजूरी दे दी गई है? क्या वो 7 तारीख को आने के लिए यहाँ पर सहमत है? कल मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुई है दिल्ली जी। और अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिली है। और उन्होंने निमंत्रण लेकर खुद वहाँ पे गए हुए हैं दिल्ली। और ऐसा कोई अभी तो कोई इस प्रकार की सूचना अभी नहीं आई है, कोई मंत्री या किसी विधायक के द्वारा नहीं दी। जी, और दिल्ली में जब सीएम वहां पर जाएंगी तो और क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर रहने वाले हैं? इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी है जी। और उन्होंने 2 बड़ा कार्यक्रम के लिए वहाँ पे गए हैं। पहला ये है कि ट्रैक्टर रैली की चर्चा करें और दूसरा ये है कि यहाँ राष्ट्रीय उत्सव होने जाने वाला है, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को किस तरीके से एकजुट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? किसानों को अपनी जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा उसमें किस तरीके से शामिल किया जाएगा? जमीनी स्तर पर बहुत संघर्ष कर रहे हैं लोग और एक एक गांव से लोगों को सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि 7 नवंबर को रैली का आयोजन किया गया है, आहूत किया गया है, इसमें सभी लोग को पहुंचना है। यह तैयारी जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं हर गाँव ब्लॉक और जिला पर। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनकी तरफ से इस रैली के पलटवार में क्या कुछ तैयारी है कोई, या फिर अभी तक कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है बीजेपी की तरफ से? बीजेपी अभी मारवाड़ी उपचुनाव में लगे हुए हैं, इसकी प्रतिक्रिया नहीं है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से केंद्र के किसान कानूनों का विरोध अलग अलग राज्यों में चल रहा है, और खासतौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में लगातार कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी ही तैयारी छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज।
इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे चंडीगढ़ की, पंजाब की, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैवानियत के सनसनीखेज मामले सामने आए, लेकिन अब पंजाब के होशियारपुर जिले से भी एक ऐसा ही हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की की अधजली लाश टांडा के जलालपुर गांव में एक घर में मिली है और पीड़ित परिवार बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 20 साल से टांडा के गांव में ही ये जो पीड़ित परिवार है वो वहां पर रह रहा है और इस मामले में पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने भी एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है और वहीं सियासत भी अब इस मामले पर शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की है। यह आरोप लगाया है कि सीएम कैप्टन गृह विभाग को नहीं संभाल पा रहे। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? आखिरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिली, वैसे ही माहौल अब पंजाब में बनाने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब के होशियारपुर के टांडा की बात करें तो वहाँ पर एक दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना जो है वो देखने को मिली है, जहाँ पर पहले एक 6 साल की बच्ची का रेप किया जाता है और उसके बाद उसको निर्ममता से जला दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस मामले में तुरंत पुलिस की तरफ से एक्शन लेते हुए जो आरोपी है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल बताई जा रही है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पारिवारिक मेंबरों को भी कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और दोनों की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि 5 साल या 6 साल की बच्ची है जो दोपहर को अपने घर से गायब हुई थी। उसके बाद उसके परिवारजन जो हैं उसकी तलाश में कई जगहों पर उन्होंने कहीं ना कहीं तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो खुद जो सुरजीत सिंह है वो बच्ची के माँ बाप को बताता है कि उनकी बच्ची ने खुद को आग लगा ली है और वो उनके घर पे पड़ी है। तो जब वहाँ पर माँ बाप जाते हैं, वहाँ पर अर्ध जली लाश जो है वो उस बच्ची की वहाँ पर पड़ी मिलती है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको मौत की सज़ा दी जाए। इस तरह की मांग उठती नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अनुसूचित जाति आयोग की बात करें पंजाब की, तो उनकी तरफ से भी स्वयं मोटो लिया गया है। स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्होंने एसएसपी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है और साथ साथ हिदायत दी है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, इस मामले में अब राजनीति जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि प्रदेश के मुखिया यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो गृह मंत्रालय उनके पास है। गृह मंत्रालय का कार्यभार जो है वो मुख्यमंत्री सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इसी
इसी वजह से प्रदेश के अंदर क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 2018-19 के आंकड़ों का भी यहां पर हवाला दिया गया है जी। कि 2018 और 19 के अंदर प्रदेश के अंदर 5000 से ज्यादा रेप और छेड़छाड़ के मामले निकलकर सामने आए। तो ऐसे में कहां बेटियां सुरक्षित हैं, कहां पंजाब सुरक्षित है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर क्या कुछ पलटवार किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, या फिर सीएम कैप्टन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई हो? देखिए, फिलहाल इस मामले पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। ना ही कांग्रेस की धड़ा जो है वो इस मामले पर फिलहाल किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार है। लेकिन हाँ, एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। हाथरस के अंदर भी इसी तरह की घटना देखने को मिली थी, जहाँ पर हैवानियत का शिकार एक युवती होती नजर आई थी, और यहाँ पर भी एक इसी तरह की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जहाँ पर हैवानियत का शिकार एक 5 से 6 साल की मासूम बच्ची को होना पड़ा, जिसको बाद में कहीं ना कहीं सजा के डर से मौत के हवाले भी कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया उसको। और मौत भी कैसी, उसको जिंदा जला दिया गया, कागजों से केरोसिन डाल के उसको जिंदा जला दिया गया। और उसके परिजनों को क्या कहा जाता है आरोपियों की तरफ से, कि बच्ची ने खुद को आग लगा दी। यानी 5 से 6 साल की बच्ची की क्या इतनी समझ है कि वो खुद को आग लगा ले? और इतनी शर्मनाक घटना है कि जिसने कहीं ना कहीं आज पंजाब का जो सिर है वो नीचा करने का काम किया, क्योंकि गुरु और पीरों की धरती है। वहां पर इस तरह की घटना जब होने लगे तो वाकई में ही जो पुलिस है उसकी प्रणाली पर सवाल उठते हैं, जो सरकार है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं कि आखिर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने को लेकर, प्रदेश में क्राइम के ग्राफ को कम करने को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार आखिर कर क्या रही है? बिल्कुल, क्या पीड़ित परिजनों से कोई मिलने के लिए वहां पर पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए, पीड़ित परिजनों से फिलहाल जो है जो स्थानीय लोग हैं वही कहीं ना कहीं पीड़ित परिजनों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि अगर जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, अगर जल्द आरोपियों को सजा नहीं दी गई, तो फिर वो रोड जाम भी करेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। ये स्थानीय ग्रामीणों का कहना है। वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो चुके हैं जिस तरह की इस पीड़ित परिवार के साथ घटना हुई है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें या कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो फिलहाल अभी कोई भी पीड़ित परिवार का हाल जानने के लिए टांडा नहीं पहुंचा है। एक प्रवासी परिवार है ये, जो पिछले 20 सालों से टांडा के अंदर रह रहा था, काम कर रहा था, वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। लेकिन उस परिवार को नहीं पता था कि ये गाँव जो है वो उनकी इस बेटी को हवस का शिकार बना लेगा और उसको इस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वो प्रवासी परिवार है, क्या यही वजह है कि अभी तक ना कोई सत्ता पक्ष से वहां पर पहुंचा है और ना ही विपक्ष से, भले ही इस पर राजनीति शुरू कर दी गई हो? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि अगर हम राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, यूपी के हाथरस में जाते हैं। यूपी के हाथरस में इसलिए जाया जाता है क्योंकि वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो बीजेपी है। वहाँ पर जाकर वो कोशिश करते हैं पीड़ित परिवार से मिलने की। लेकिन टांडा के अंदर जब इस तरह की घटना होती है तो पीड़ित परिवार से अब तक क्यों नहीं मिला गया? हालांकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी दूसरी है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस की स्थिति ये थी कि उस समय आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, लेकिन यहाँ पर आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि जितनी भी धाराएं इस मामले में बनती हैं वो सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल्द से जल्द आरोपियों के चालान जो हैं वो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों की बनती है कि उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, कम से कम उनको ढांढस बांधने का तो काम करें कि हाँ, उनकी बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत हुई है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो राजनीतिक नुमाइंदे जो हैं, सरकार जो है वो इस परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेगी। जी, क्या किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक स्थानीय प्रशासन के जरिए भी मुहैया नहीं करवाई गई सरकार की तरफ से? देखिए, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ज़रूर इस पीड़ित परिवार से राब्ता कायम करते हुए नज़र आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको ढांढस बांधते भी नज़र आ रहे हैं। और सहायता की भी बात करें कि किसी तरह की अगर इस पीड़ित परिवार को ज़रूरत है तो सहायता के लिए भी स्थानीय प्रशासन जो है वो हर समय तत्पर रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल है राजनेताओं का। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ज़रूर इस मामले के ऊपर एक बयान जारी किया गया। उनकी जो विधायक है सरबजीत कौर माणूके, डिप्टी लीडर है विधानसभा
विधानसभा की, उनकी तरफ से इस घटना की निंदा की गई है और सीधे तौर पर वो इस घटना को लेकर कहती नजर आ रही हैं कि कैप्टन सरकार का फेलियर है। यहाँ पर वो ज़रूर एक पॉलिटिकल बयान देती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई भी वफद जो है वो उस पीड़ित परिवार को मिलने नहीं पहुंचा। तो जैसे ही वहाँ पर ये पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे या फिर पीड़ित परिवार जो है वो मीडिया के सामने आएगा, तब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की बात जो है वो प्रशासन उनसे करता नजर आ रहा है और क्या उन पर भी किसी तरह का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा था। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर कोई राजनीतिक लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को किस आधार पर पकड़ा है, इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से कोई खुलासा किया गया? देखिए, पुलिस की तरफ से इस मामले में यही खुलासा किया गया है, क्योंकि एक किसान के घर के बाहर ही, घर के अंदर ही जहां पर कहा जाता है कि जानवर बांधे जाते हैं, उसी जगह पर इस बच्ची का अर्ध जला शव जो है वो बरामद हुआ है। और उसके बाद पुलिस ने तुरंत आनन फानन में सूचना मिलने के बाद ही मामला दर्ज कर लिया था। और जिस तरह से उस किसान के बेटे की बात करें, उसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उसी बेटे की तरफ से इस बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया। क्योंकि जब शुरुआती दौर में पता लग पाया था कि बच्ची जब गायब हुई थी तो उसके परिजनों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, तो उस समय यही बात निकल कर सामने आई कि उस किसान के बेटे ने जो इस बच्ची को केक का लालच देकर वो अपने साथ ले गया था और उसके बाद उसको हवस का शिकार बनाया और कहीं ना कहीं सजा के डर की वजह से उसको मौत के घाट भी उतार दिया। अब इसमें उसके परिवारजनों की कितनी शमूलियत है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक और व्यक्ति को, सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति को, इस मामले में पुलिस ने उस युवक के साथ में गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ मामले जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि जो कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार को, जो आरोपी परिवार है, वो ये तक कहने की बात कह रहा था कि बच्ची ने खुद को स्वयं आग लगा लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल कि 6 साल की बच्ची में क्या इतनी समझ है कि इस घटना के बाद वो खुद को आग लगा ले। यानी इस घटना को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जिस घर से बच्ची की लाश बरामद हुई है वहीं पर यह परिवार जो है नौकरी करता था तकरीबन 20 साल से। इसके बच्ची के जो पिता हैं वो ड्राइवरी का काम करते थे, तो वहीं पर यह परिवार काम करता था और उसी कहीं ना कहीं घर के अंदर उनकी बच्ची के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ऐसे में काफ़ी संवेदनशील मसला है और पंजाब में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से स्वयं मोटो लिया गया है, उनकी तरफ से विस्तृत रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो होशियारपुर SSP हैं उनसे तलब की गई है और साथ साथ ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। लेकिन घटना हो जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई का करना, घटना होने से पहले ही सतर्कता पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं बरतता ताकि इस तरह की बच्चियों को अपनी जान ना गंवानी पड़े और वो इस तरह के दरिंदों की हवस का शिकार ना हो सके। जी बिल्कुल विनीत, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो देखने को मिला और इसके अलावा कई अन्य घटनाएं भी ऐसी ही सामने आई, राजस्थान में उसके बाद ऐसी मामले सामने आए और अब होशियारपुर का, पंजाब का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर अब ये जो दरिंदगी का मामला सामने आया, इस पर अब यहां पर भी सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 28 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है और हमारी टीम अलग अलग जगहों पर जाकर के मतदाताओं से जाकर उनका मूड जानने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उम्मीदवारों से भी उनका पक्ष जाना जा रहा है। मुरैना चंबल की सीमावली विधानसभा सीट पर ANB न्यूज़ की टीम पहुंची और मतदाताओं से जाना तो पता चला कि उपचुनाव में क्षेत्र के लोगों ने जर्जर सड़क, बिजली कटौती, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को वहां पर उठाया है और वहीं जनप्रतिनिधियों पर जनता की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। लेकिन इसी कड़ी में हमारी टीम ने क्षेत्र के मुख्य उम्मीदवारों से भी बात की है। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले एंडल सिंह कंसाना ने इस क्षेत्र से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो विकास न होने के कारण ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी विधायक पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमने छल नहीं किया, हमने आमने सामने लड़ाई लड़ी है। जब मुझे मंत्री नहीं बनाया तो मैंने कह दिया था कमलनाथ जी को, मैंने कह दिया था देवी सिंह जी को, हम सरकार गिराएंगे आपकी। क्यों गिराएंगे? आपने हमारे साथ अन्याय किया है, आपने गद्दारी की है। मैंने सुना था वीडियो, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि गद्दारी की है। हमने गद्दारी नहीं की। गद्दार कमज़ोर करता है, न गद्दारी कायर करता है, न मैं कायर हूँ न कमज़ोर हूँ। मैंने गद्दारी नहीं की, आमने सामने कह के मैंने लड़ाई लड़ी और मैंने कह दिया था कि मैं इस सरकार को तब तक पलट नहीं दूंगा, नहीं गिरा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं नहीं बैठा। पीछे प्रत्याशी हैं, उनका तो कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं आज तक भी। उन्होंने खुद के गांवों में भी कोई विकास नहीं किया है। उनका टोटल चंबल से जो रेत निकालना उनका काम है, उनके समाज का भी काम है, इसलिए विकास कहाँ से हो। उपचुनाव को लेकर के ANB न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है और वहां पर जानने की कोशिश लगातार ये की जा रही है कि आखिरकार जनता का क्या कुछ मूड है और किस तरीके से वहां पर जो जनता के बीच जो जा रहे हैं उम्मीदवार, उनके मुद्दे क्या कुछ हैं। तो शैलेंद्र परासर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है। जनता किसी और मुद्दों पर बात कर रही है, जनता असल मुद्दों पर बात कर रही है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ वार पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखने में ये भी आ रहा है कि जिस तरह से दोनों प्रत्याशी है बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ की यथास्थिति और क्षेत्र की बात करें तो सुमावली क्षेत्र में हम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अव्यवस्थाओं का मंजर भी देखने में आ रहा है। लोगों को रोजगार नहीं है तो किसी को मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तमाम ऐसी समस्याएं आ रही है जिसके लिए मेन मुख्य रूप से रोजगार और मूलभूत सुविधा होता है, वही जब इस क्षेत्र में नहीं है। लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक जिस तरह से एंडल सिंह कंसाना बीजेपी में ज्वाइन हुआ, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा आरोप लगाते हैं कि अवैध खनन करते हैं और काफी बड़ा तादाद पे यहाँ पर लोगों द्वारा खनन किया जा रहा है। और वाकई यहाँ पर इतना देखने में यह आता है कि खनन के मामले तो बहुत ही चरम सीमा पर है और रोजगार मूलभूत सुविधा निचले स्तर पर लोगों को मिलती नजर नहीं आती है। तो जनता का मूड क्या कुछ भांप रहे हैं आप? क्या एंडल सिंह कंसाना के साथ जनता खड़ी है या फिर कांग्रेस के साथ? देखिए, देखने में तो यह आता है कि कांग्रेस का कब्जा वाले क्षेत्र ज्योतिया सिंधिया के नेतृत्व में यहाँ पर काम होता था, लेकिन परंपरागत वोट बैंक अधिकांशतः कांग्रेस का देखा जाता है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस ने यह राज किया है। वहीं जब कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ अपोजिट में जाते हैं बीजेपी में, तो उसके बाद भी उनके ऊपर गद्दार तमाम तरह के आरोप लगता है। ऐसे में देखना ये होगा कि लोगों की जो सुधार है वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बीजेपी की सत्ता यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ तो विकास में कहीं ना कहीं देखने में यही आता है कि उनके साथ भेदभाव जनता के साथ होता है। से एंडल सिंह कंसाना ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के समय में यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने अब बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो क्या अब वो वहां पर अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा पाए हैं? देखिए, विकास कार्य के लिए एक विधायक निधि की बात करें तो उसमें विकास होना मुमकिन भी नहीं है। अगर दूसरी ओर हम देखें जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश सरकार से बजट लेने की बात होती है तो स्टेट में बीजेपी सरकार होती है तो यहाँ बजट नहीं दिया जाता, चूंकि अधिकांशतः देखने में यही आता है कि दोनों पार्टियों में जिस तरीके से
जद्दोजहद और चुनौती भी है प्रदेश में लेके। और दोनों पार्टी को जब कोई क्षेत्र, विशेष क्षेत्र अगर उनको हराता है तो निश्चित ही दूसरी पार्टी उसका गुस्से में खामियाजा यहाँ की क्षेत्र की जनता को भुगतना ही पड़ता है। इधर तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कई विकास कार्यों का शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, तो क्या इस दौरान कोई सौगात इस क्षेत्र को मिली है? देखिए यहाँ पर कई क्षेत्रों में शिलान्यास हुआ है, कई क्षेत्रों में योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को कोई भी योजना का लाभ मिला हो। यहाँ काफी लोग भी हमारे साथ पीछे मौजूद भी हैं। अगर इनसे भी अगर जानकारी अगर आप बोले तो लेना चाहूँ, क्या कुछ इनके लिए पूछेंगे तो साफ तौर पे इनके हाथ में कटोरा ही थमा दिया जाता है और प्रत्याशी 5 साल में जरूर आने के बाद इनसे दावे प्रत्यारोप कर देते हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होता है। तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं सभी राजनीतिक दलों से, लेकिन जिस तरीके से उनके पास क्या और भी कोई उम्मीदवार है या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं? कई लोग हैं यहाँ, बीएसपी ने भी काफी समय 1-2 बार बीएसपी को भी यहाँ की जनता ने मौका दिया है। और बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का ज्यादातर समय रहा है, बीजेपी को कम यहाँ मौका मिला है। और यहाँ की जनता की बात करें तो ये जिस क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर है जो कि सुमावली क्षेत्र में आता है। और यहाँ सुमावली जो विधानसभा है उसकी काफी जगह हमें यही देखने में आता है कि वहाँ तो ना तो सड़क है ना ही बिजली की उनकी जो सुविधा, जिस पर सरकार उनके बिल माफ करने की बात करती है और नलकूप योजना की बात करती है, तो उनके पास पीने की पानी की सुविधा भी नहीं है। कई किलोमीटर तक यहाँ के लोगों को पानी की सुविधा के लिए जाना पड़ता है। के सामने कितने विकल्प हैं? बिल्कुल विकल्प नहीं होते यहाँ के लोगों को। शिकायत करने के बावजूद भी इनकी सुनवाई इसलिए भी नहीं होती क्योंकि कांग्रेस के अगर विधायक पूर्व में होते हैं और बीजेपी की सत्ता राज्य में होती है, तो निश्चित ही यहाँ के लोगों के लिए जो समस्या का सामना, दर्द विनायक जो घटनाएं हमने देखी, कई जगह ऐसे क्षेत्र में देखी जहाँ पर लोग भुखमरी की स्थिति में यहाँ के लोग जी रहे हैं, उनके पास रोजगार भी नहीं है, ना कोई काम है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या का सामने यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जितने दावे प्रत्याशियों के साथ किए प्रत्याशी करते हैं, इन लोगों के साथ केवल 5 साल के बाद ही इनको देखते हैं, ऐसा इन लोगों का ही कहना है जो हमारे साथ जनता करी। और भी जो क्षेत्र के लोग से शैलेंद्र आपने बताया कि अब जो राजनेता, जो उम्मीदवार पार्टियों ने बनाए हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्या कुछ वादे और दावे सरकार के लिए कर रहे हैं वो? देखिए दावे तो बहुत किए जाते हैं चुनावी एजेंडा में, दोनों पार्टियां जिस तरह दावे करती है और साफ तौर पे यह सामने आता है कि उन दावों पर खड़े इसलिए नहीं उतर पाते हैं क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर उसका लाभ ले जाते हैं। यहाँ की शिक्षा के स्तर की हम बात करें तो काफी शिक्षा का स्तर गिरा होने के चलते भी लोग जागरूक नहीं होते और स्वाभिमानी लोग हैं। यहाँ पर झगड़े भी बहुत जल्दी इसलिए भी होते हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से यह काम हो रहा है यहाँ पर क्षेत्र में विकास से वंचित यहाँ के लोग तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि मतदाता किस ओर है, मतदाता क्या चाहते हैं। मतदाता असल मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पर सिर्फ पलटवार करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर है, रोक लगाने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। रात हो या दिन लगातार खनन जारी है। दिन के उजाले में भी बाणगंगा नदी में 2 जेसीबी गरजती हुई दिखाई दी, लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ दिखाई दे रहा है। लक्सर के पंचालेश्वर मंदिर के पास बाणगंगा नदी में कई जेसीबी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। आरोप है कि लक्सर में कोई भी अधिकारी खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। जानकारी के अनुसार रायसी वालावली से लेकर के सुल्तानपुर भिक्कमपुर क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन वहां पर किया जा रहा है और बाणगंगा नदी में तो खनन चल ही रहा है। इसके अलावा खनन करने वाले निजी भूमि और ग्राम सभा की भूमि पर भी अवैध खनन कर रहे हैं। खनन के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं उत्तराखंड से और कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी प्रशासन पर लग रहा है, खनन विभाग पर लग रहा है। जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, सरेआम दिन में ही अवैध खनन का काम जोरों शोरों से वहाँ पर चल रहा है और जेसीबी की मशीनें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन अवैध
खनन माफिया पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से धड़ल्ले से अवैध खनन का यह काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मंजूरी ली हो, इनको इजाज़त मिली हो यहाँ से खनन करने की, लेकिन ये अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। विकास खरे हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो खनन माफिया है उस पर क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दें हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में लगभग पिछले 3 दिन से जो परमिशन के नाम से पट्टा चला जा रहा है। हालांकि परमिशन वहां पर एक पट्टे की ओनली अनुमति दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन बात की जाए तो कई ऐसे तमाम जगह हैं लक्सर, भोगपुर, टांडा, भागमल में, चाहे वो आपका पुरवाला गांव हो या पंचेश्वर मंदिर के क्षेत्र का हो, तो वहां पर जो है रात और दिन में अवैध खनन किया जा रहा है। कि कल लक्सर एसडीएम पूरन सिंह राणे से हमारी इस समय बात हुई थी, तो एसडीएम ने साफ तौर पे ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि वहां पर जो है परमिशन की गई, लेकिन बात क्या है जो परमिशन के भी कई ऐसे दायरे हैं जो कि मानकों के अनुरूप रहते हुए खनन चुगान का किया जाता है। लेकिन बात किया जाए तो मानक जितने भी वहां पर परमिशन दिखा गया तो उस तरह से जो मानक के अनुरूप वहां पर खनन नहीं किया जा रहा है। मानक की बात करें तो जैसे कि किसी पट्टे को आपको परमिशन दी जाती है तो वहां पर जो पहले बाउंड्री वाल की जाती है, लेकिन वहां पर ना तो कोई बाउंड्री है, और बात की जाए तो जो मानक है उस तरह से जो रवाना वहां पर करता है इस तरह से रवाना भी नहीं कटा जाता है। इस तरह से वाहन की जो संख्या होती है, वाहन की संख्या भी परमिशन में सीमित की जाती है, लेकिन सीमित रहने के नादारे में भी वाहन की जो संख्या वो भी वहां पर बढ़ाई गई है। और बात की जाए तो रात दिन जेसीबी की परमिशन होती है तो वहां पर 2-2 जेसीबी दिन में चल रही है, और तमाम कुछ जगह ऐसी जो रात के अंधेरे में खनन वहां पर फायदा उठाकर एक पट्टे की यार्ड में जो है खनन कर रहे हैं, और जो अन्य जो क्रेशरों पर जो है सामग्री वहां पहुंचा जाएगी। तो साफ तौर पर अगर प्रशासन ध्यान देते उसमें कार्रवाई नहीं करते, उसमें जो खनन माफिया है वो पूर्ण रूप से जो चांदी काट रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन भी साफ तौर पर देखा जा सकता है रात दिन कुंभकर्ण की नीति में किसी भी तरह से खनन माफियाओं के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, इसके पीछे वजह क्या कुछ बताई जा रही है? क्या जो अवैध खनन करवा रहे हैं वो राजनीतिक लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं? क्या इसी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल हितेंद्र, ऐसी जानकारी बिल्कुल मिले कि जिस तरह राजनीति के चलते ही इस तरह से जो पट्टे की परमिशन की गई वहां पर हो रखी है, लेकिन कुछ और भी खनन माफिया ऐसे हैं जो कि प्रशासन की मिली भगत से जो है खनन कर रहे हैं, रात दिन जो है खनन चल रहा है। तो ऐसे में कई तमाम जो क्रेशर हैं, जो स्टोन क्रेशर है, वो भी मिली भगत से जो है वहां पर खनन कर रहे हैं। रात में क्रेशर के पीछे कई ऐसे तमाम जगह हैं जो कि वहां पर जो है जेसीबी के लगाकर रात्रि में 1 से 2 बजे या 3 बजे तक जो है खनन किया जाता है। तो ऐसे में प्रशासन को साफ तौर पर पता तो है, लेकिन प्रशासन इस पर जो है मुक्त दर्शक है, प्रशासन सुने को अनसुना कर देता है, देखे को अनदेखा कर देता है। तो ऐसे में जो खनन माफिया उनके लगातार हौसले बुलंद है। अगर साफ तौर पर इस तरह से कार्रवाई की जाए तो कहने जो खनन माफियाओं के जहन में जो प्रशासन की कार्रवाई का डर है वो भी नहीं है। तो ऐसे में जो है रात दिन खनन किया जा रहा है, प्रशासन पूरी तरफ से इससे बेखबर है। बात की जाए तो ग्रामीणों के द्वारा कई शिकायत प्रशासन और शासन को की जाती है। ऐसे में कई ऐसे खेत भी है, खेत खलियान है जिनको खनन माफियाओं ने जो है बंजर भूमि बना दिया गया है। किसान पूरी तरह से परेशान है, बेहाल है, रास्ते पूरी तरह से जो है कट चुके हैं, रास्ते भी खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद है, अगर प्रशासन इस पर जो है समय रहते कार्रवाई नहीं करेगा। हितेंद्र, क्या इस मामले में आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो लक्सर एसडीएम पूरन सिंह राणे से मेरी खुद इसमें बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां पर एक परमिशन दी गई है, लेकिन एक परमिशन की आड़ में जो पट्टा है जहां पर परमिशन जिस पट्टे की दे रखी है वहां पर तो परमिशन नहीं चल रही है, लेकिन जो माँ गंगा का सीना है साफ तौर पर खनन माफियाओं के द्वारा चीरा जा रहा है। जो जहां पर पट्टा था उस जगह खनन नहीं हो रहा है। बात की जाए तो जो गंगा है वहां पर जेसीबी उतार दी गई है और लगभग 16 फीट या 8 फीट की गहराई तक जो है वहां पर गड्ढे कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जो वाहन है वहां पर वो भी सीमित किए गए थे, लेकिन वाहन भी जो ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर वो भी ज्यादा लगा गए, और वो लोडिंग जो खनिज वहां पर निकल रहा है वहां से पूरी तरह से जो क्रेशर में ढुलाई की जा रही है। तो ऐसे में जो रवाना है, जो कट्टा है, वो भी रवाना के वहां पर हेर फेर पूरी तरह से खनन माफियाओं के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, तो इस मामले में क्या आपने ये भी पूछा कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं की जा रही है जो मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो मानक तो पूरे फिलहाल किसी भी पट्टे के नहीं हो रहे हैं, और न ही किसी तरह से मानकों के आधार पर जो खनन है जो चलना चाहिए था वहां पर वो भी नहीं चल रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो मानक का आधार है कि एक बाउंड्री सीमित कर दी जाती है कि जी इस एरिया में आप जो खनन करेंगे, लेकिन ऐसे में वहां पर कोई बाउंड्री वाल नहीं की गई है। सीमित यह भी रहता है कि आपको कितनी गहराई तक वहां से माल निकालना है, उस तरह से भी जो है सीमित नहीं है।
तो ऐसे में जो मानक है उसका भी साफ तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। खनन माफिया के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और वहां पर जो है जिस तरह से परमिशन में दर्शाया गया है कि जो है उप खनिज वहां से निकाला जाएगा तो सीमित दायरे में ही निकाला जाएगा। लेकिन हितेंद्र बात की जाए तो जो काफी बड़े गड्ढे हैं गंगा में वहां पर कर दिए गए हैं, तो ऐसे में जिस पट्टे की परमिशन थी वहां पर जो जगह वहां पर नहीं चल पा रहा तो गंगा में से जो है खनन निकाला जा रहा है। तो ऐसे में रात के अंधेरे में भी खनन माफिया पूरी तरह से वहां से खनन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर अधिकारी यह करके बल्ला झाड़ लेता है कि हमारे द्वारा परमिशन की गई, वहां पर परमिशन दी गई है, लेकिन संबंधित अधिकारी के मौके पर अगर नहीं पहुंच पाता है और नहीं किसी तरीके की कार्रवाई होती है तो ऐसे में जो मानक के दायरे हैं मानक के अनुरूप खनन नहीं किया जा रहा है, मानकों का पूरी रूप से धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी, अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ शिकायत है, क्या कुछ नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से खनन होता है इस पर जो किसानों के जो खेत है उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जो खनन के मानक है वहां पर साफ तौर पर किया जाता है कि जैसे कि धूल बात की जाए तो जब धूल उठती है खेतों पर काफी प्रभाव धूल नष्ट कर देती है खेतों में, तो ऐसे में वहां जो पानी का छिड़काव खनन माफिया के द्वारा वो भी नहीं किया गया है। तो बात किया जाए किसान पूरी तरह से परेशान है, किसानों की खेती को रात में जो है बर्बाद कर दिया जाता है, कहीं पर भी जेसीबी उतार दी जाती है। तो ऐसे में जो खनन के खेत है किसानों के वो भी काट लिए जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ना तो जो किसान है उनकी सुनवाई कर पाता है और जो परेशान ग्रामीण है उनके भी सुनवाई हो पाती है। तो ऐसे में पूरी तरह से जो मिली भगत है प्रशासनिक खनन माफिया के साथ वो भी साफ तौर पर दिखाई देती है। तो अगर ऐसे में कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो हिंदन क्या सफाई दी गई है प्रशासन की तरफ से? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? बड़ा सवाल यहाँ पर, क्या इस बारे में कोई सफाई प्रशासन की तरफ से दी गई है या फिर आगे कार्रवाई करने के लिए कोई कहा गया है? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो प्रशासन लगातार इस बात के दावे करता है कि कहीं भी अवैध खनन नहीं चला है, लेकिन अगर आप धरातल पर जाकर देखें या आपकी टीम प्रशासन की वहां पर पहुंचे तो ऐसे में कई ऐसी जगह है जहां पर अवैध खनन रात दिन चल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन जो नीचे जो अधिकारी है तो उनकी मिलीभगत से रात दिन खनन चल पाता है। तो ऐसे में अगर जो उच्च अधिकारी अगर जाकर मौके पर संज्ञान ले तो ऐसे में कई तमाम जो कार्रवाई है अधिकारियों के द्वारा वहां पर की जाती है। लेकिन बात की जाए तो अधिकारियों के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो ऐसे में जो किसान लोग हैं या जो वहां के ग्रामीण है वो भी उनके द्वारा लगातार आंदोलन किए गए, लेकिन अब तक भी खनन पर रोक नहीं लगाई गई। कई ऐसी तमाम संस्थाएं जो कि खनन के खिलाफ बेड़ा उठाया गया तो अब तक भी जो खनन पर है पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। सीमित दायरे में जो खनन मानकों के अनुरूप होता है उस तरह से भी नहीं मानकों के अनुरूप नहीं होता। तो एक पट्टे की आड़ में जो है काफी ऐसी जगह है जहां पर रात दिनों पर जो है खनन चलता है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुकदर्शक बन जाता है, प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल बात की जाए तो पिछले समय में भी जो है खनन काफी धड़ल्ले से रात दिन किया गया, उसमें भी प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हितेंद्र, क्या विपक्ष भी यहाँ पर इस मामले को लेकर के कोई आवाज नहीं उठा रहा है? बिल्कुल हितेंद्र, विपक्ष की बात करते विपक्ष पूरी तरह से जो है किसानों के साथ में विपक्ष के द्वारा भी आवाज उठाई जाती है कि जिस तरह से जो सीमित दायरा है मां गंगा का वहां से जो कम से 500 मीटर की दूरी पर जो है खनन किया जाए तो ऐसा में नहीं होता है। गंगा के बीच में जो है पट्टे के नाम पर खनन किया जाता है, कई उप खनिज वहां पर निकाले जाते हैं। तो ऐसे में जो सीमित दायरा है गंगा का उससे भी सीमित दायरे में नारे को उल्लंघन किया जाता है। तो हितेंद्र साफ तौर पर विपक्ष भी निशाना साधा हुए कि जिस तरह से सरकार के द्वारा परमिशन दी जाती है ऐसे में जो मानक है उनका रूप खनन होना चाहिए, जो मानक है जो रवाना है वो करना चाहिए। तो राजस्व विभाग को भी इसमें काफी बड़ा जो है चूना लगाया जा रहा है खनन माफिया के द्वारा। ऐसे में अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो खनन माफिया के असूल और भी बुलंद होंगे। हितेंद्र, क्या राज्य सरकार के अधिकारियों या फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला है? बिल्कुल हितेंद्र, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र लिखा जाएगा अगर ऐसे में कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है। जैसे कि किसानों के जो खेत है वो बर्बाद कर दिए गए हैं, जो किसानों के जो रास्ते हैं उनको भी पूरी तरह से बेकार कर दिया गया। तो ऐसे में जो विपक्ष है जो किसान है जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर यही कहा गया है कि हमारे द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र लिखा जाएगा और शिकायत प्रशासन के द्वारा नहीं होती है। तो इस तरह से जो खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद है, अगर प्रशासन समय रहते इन पर कार्रवाई करे तो ऐसे में जो किसान का जो खेत है वो भी यहाँ पर बच पाएंगे। हितेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार अवैध खनन का काम चल रहा है उस पर प्रशासन कहीं ना कहीं मूक दर्शक बना हुआ है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।